एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपिटल अकाउंट एंड व्हाट इज़ दिस। तो इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या है, तो कहता है कि रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजैक्शन, ये उनको रिकॉर्ड करवाता है बिटवीन द रेजिडेंट, सेम वही जो हमारा देश है जिसमें कुछ लोगों को हटा दिया गया है जो विदेशी हैं एक तरीके से, डिप्लोमेट्स वगैरह के, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ चेंज इन द एसेट। देख रहे हैं आप क्या कह रहा है, जिसकी वजह से या तो आपके एसेट्स में चेंज आएगा और लायबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। सीधी सी बात, ये उन ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, ये सिर्फ उन लेन देन को रिकॉर्ड करता है जिसकी वजह से या तो आपकी एसेट्स की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी, या तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी, या फिर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। कहाँ कहाँ पे होता है इस चीज़ को पढ़ेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू क्लेम एंड लायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है, ये इट्स किससे रिलेट करता है, वो क्लेम से रिलेट करता है या फिर लायबिलिटीज से रिलेट करता है, यानी कि जो पैसे का लेन देन होता है एक तरीके से उससे रिलेट करता है। कैपिटल अकाउंट को आप आमतौर पर यूज़ करते हैं किसके लिए, जब आपका फाइनेंस डेफिशिएट होता है करंट अकाउंट के अंदर, या फिर आप क्या करते हैं कि एब्जॉर्व करते हैं आप सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। मतलब अभी आपने करंट अकाउंट पढ़ा था, तो करंट अकाउंट के अंदर यदि आप डेफिशिएट वाले फेस में चल रहे हैं, ठीक है, तो उस डेफिशिएट को पूरा करने के लिए कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर आप सरप्लस में चल रहे हैं करंट अकाउंट के, तो उससे जो आप पैसा कमाएं, मतलब जो आपने सरप्लस कमाया है उस सरप्लस को आप कहाँ यूज़ करेंगे, उसके लिए ही कैपिटल ट्रांजैक्शंस आमतौर पर की जाती हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट इज़ कंसर्न विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, सो इट डज नॉट हैव डायरेक्ट एफर्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। सीधी सी बात ध्यान रखिएगा कि ये करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए, बेसिकली करंट अकाउंट से जो कंडीशंस निकलती हैं, चाहे वो पॉजिटिव निकले चाहे वो नेगेटिव निकले, उनको मैनेज करने के लिए करंट जो कैपिटल ट्रांसफर्स हैं वो होती हैं, ठीक है। और इसका कोई भी कनेक्शन, इट डज़ नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। इसका डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन इनसे नहीं होता है। हाँ, करंट जो ट्रांसफर्स होती हैं, जो करंट अकाउंट की जो रिलेटेड ट्रांसफर्स हैं जो भी हैं, ठीक है, चाहे वो विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कोई भी हो सकते हैं, XYZ, वो सीधा सीधा इस पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो अब आपको पढ़ने चाहिए इसके कंपोनेंट्स क्या हैं आपके कैपिटल अकाउंट के। तो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर, सबसे पहला है बोरोइंग एंड लैंडिंग, ठीक है, यानी कि आप बोरो करते हो, ठीक है, लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो या तो आप लोन ले लेते हो या फिर आप किसी को लोन दे देते हो, ठीक है। टू का मतलब है को और फ्रॉम का मतलब है से, या तो आप विदेशियों को लोन देंगे या फिर आप विदेशियों से लोन इत्यादि लेंगे, ये चीज़ है इसका। इट्स इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। देख रहे हो आप, ये किसकी बात कर रहा है कि बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, इनको यहाँ काउंट किया गया है बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, एक्सेट्रा। रिसिट्स ऑफ सच लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द फॉरेनर आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव या फिर क्रेडिट साइड। ये तो हो गया आपका बोरोइंग की वजह से आपके पास पैसा आता है। फिर वो कहता है कि रिसिट्स ऑफ सच लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव या फिर क्रेडिट साइड। मतलब जब आप लोन लेते हैं, सपोज करिए आप लोन लेते हैं, या फिर आप लोन लेंगे तो आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी, या फिर आपने जो लोन दे रखा है उस लोन दिए हुए लोन की रीपेमेंट आपको मिल जाए, यानी कि किसी भी वजह से आपके पास पैसा आ जाए। आपके पास यहाँ बेसिकली दो वजह से पैसा आ सकता है, जब आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, जो आपके ऊपर कर्जे वो बढ़ जाएंगे, या फिर जो आपकी एसेट्स थी, जैसे आपने किसी को लोन दे रखा है तो आपके लिए एक एसेट्स है, उसकी वैल्यू कब कम होती है, जब सामने वाला उसकी रीपेमेंट आपको कर दे कि सर आपने हमें 1 लाख का लोन दिया था, ये लीजिए आपका 1 लाख रुपये विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से पैसा आ रहा है तो हमने पढ़ा है कि क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ लैंडिंग टू अब्रॉड, ठीक है, ये लोग उल्टा कर रहे हैं, इस बार ये लोग लोन देने की बात कर रहे हैं बाय प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट, यानी कि हमारी भारत सरकार किसी को लोन देती है या फिर हमारा प्राइवेट सेक्टर किसी को पैसा देता है। लैंडिंग अब्रॉड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड इज़ रिकॉर्डेड एज नेगेटिव और डेबिट आइटम्स, यानी कि जब आप किसी को लोन देते हैं तो आपके पास से पैसा जा रहा होता है, या फिर क्या कहते हैं, आपको जो लोन आपने ले रखा है उसकी आपको रीपेमेंट करनी पड़ जाए, ठीक है, तो उस वजह से भी आपके पास से पैसा जो है आपकी जेब से जाता है, तब आप उसको कहते हैं कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो उस केस में वो नेगेटिव चीज़ है और तब आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट आइटम्स में, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। आप या तो देखिए आप विदेशों में इन्वेस्ट करेंगे या फिर विदेशी आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज, ठीक है, बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विदेशी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं
in share of Indian companies, real estate in India, etc. Such investment from abroad are recorded on the positive side as they bring in foreign exchange. मतलब क्या इस बात का सुनिए, इन्वेस्टमेंट शब्द की बात करते हैं। अगर आप लोगों को पता होना चाहिए तो एक विदेशी बंदा जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है वो अप्रॉक्स 74% तक भारत देश के अंदर जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। ये हमारी भारत सरकार ने नियम बना दिए ताकि विदेशी लोग जो हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। जब एक विदेशी बंदा इंडिया में आके इन्वेस्ट करता है, वो चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी में करे या फिर रियल एस्टेट वगैरह में करे, वो किसी भी XYZ किसी भी सेक्टर में कर सकता है जिसमें उसको अनुमति है, तो वो विदेशी करेंसी जो है भारत में लेके आएगा। तो आपके पास करेंसी आ रही है, जब विदेशी आपके देश में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, और उस केस में आप अपना जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है आप उसको क्रेडिट करते हैं, एज अ पॉजिटिवली दिखाते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट इंडियंस के द्वारा विदेशियों में किया जाए तो इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट इन शेयर ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है, रियल एस्टेट अब्रॉड एक्सेट्रा। अगर आप इंडियंस विदेशी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि टाटा हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, बिरला हैं, महिंद्रा हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, अगर ये लोग मतलब विदेशियों में इन्वेस्ट करते हैं, सच इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, टू का मतलब होता है विदेश में को, ठीक है, आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड, दे लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब क्या इस बात का, जब आप विदेशियों में इन्वेस्ट करते हैं, विदेशी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तब उस केस में आपके पास से पैसा उल्टा जा रहा होता है और उल्टा फॉरेन एक्सचेंज भी आपके जो है जेब से उनकी तरफ जा रहा होता है। तो ये एक तरह का मतलब देखिए, हमने सीधा सा पढ़ा कि जब आपके पास एज अ इनकम या किसी भी तरीके से पैसा आ रहा है तब आप उसको क्रेडिट यानी कि एज अ इनकम या वट जो भी हो सकता है उसको आप क्रेडिट करेंगे, और जिस भी कारण से, चाहे वो खर्चा हो, चाहे वो नुकसान हो, वट चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपकी जेब से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तब आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें दो चीज़ें पढ़ाता है वो कि इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या सेंस है, वो ये कहता है कि इट रेफर्स टू परचेज ऑन एसेट्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI पढ़ रहे हैं, ये रेफर्स टू परचेज ऑफ ऑन एसेट्स सच दैट इट गिवन डायरेक्ट कंट्रोल टू परचेज ओवर द एसेट्स, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। दूसरे बात करते हैं फिलहाल इसको, अगर हमें प्रॉपर ये नहीं भी आता इसकी डेफिनेशन पढ़ के। वैसे तो सीधा सीधा कहते हैं जब आप एक संपत्ति खरीदते हैं तो सीधा सीधा कंट्रोल आपको उस एसेट्स के तौर पर मिल जाता है। अगर विदेशी आपके देश में आकर कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, अगर कोई विदेशी इंडिया में आकर कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना चाहता है, जो एग्जांपल मैंने दे भी रखा है, तो सीधा सीधा मालिकाना उसके हाथ में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ ऑन एसेट्स such that it does not give any direct control over the assets to the purchaser, for example purchase of shares, ठीक है। It also includes foreign institutional investment FII। अब आप इसके बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को पूरा कंट्रोल डायरेक्ट जो है मिल जाता है, ठीक है, और वो उसमें मालिकाना हक अपने जताने लग जाते हैं। जो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या होता है कि मान के चलिए कि किसी विदेशी कंपनी में इंडियन कंपनी के थोड़े बहुत शेयर खरीद लिए, तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं आया उसके हाथ में, थोड़ा बहुत है इनडायरेक्टली, क्योंकि जितने उसके शेयर हैं उस हिसाब से उसका कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहता है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये वही है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वही है, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स है गवर्नमेंट की, जो किसके पास है, सेंट्रल बैंक उसको होल्ड करके रखता है। अ चेंज इन रिजर्व सर्व्स एज द फाइनेंशियल आइटम्स इन इंडियाज BOP, ठीक है। ये चेंज देखिए होता क्या होता है इसमें, एनी विड्रॉ फ्रॉम द रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एंड एनी एडिशन टू दीज रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड। मतलब समझिए क्या कहता है कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में से पैसा निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, फ्रॉम द रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड, ठीक है, एंड एडिशन टू दीज रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड। इट मस्ट बी नोट दैट द चेंज इन रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द BOP अकाउंट एंड नॉट रिजर्व्स। वो क्या कहता है, देखिए जब रिजर्व्स की बात होती है तो किस शब्द का इस्तेमाल करता है वो, चेंज इन रिजर्व का, ना कि सिर्फ रिजर्व्स का। उन्होंने ये कहा कि जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा आप विड्रॉ करते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से विड्रॉ करते हैं, तब आप उसको कहाँ दिखाते हैं, पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। और अगर आप देखिए बैंकों में उल्टा चलता थोड़ा सा,
बैंकों में उल्टा चलता है। मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा अगर समझाना चाहूँ ये पॉजिटिव नेगेटिव का, जब आप अपने अकाउंट में जमा करते हैं तो आपका अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो उसमें बताया जाता है कि जब आप अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप अपने बैंक का जो अकाउंट होता है उसको डेबिट करते हैं, लेकिन बैंक वहीं आपके अकाउंट को क्या करता है, क्रेडिट करता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि जब वो विड्रॉ करेंगे, ठीक है, जबकि कायदे की बात क्या आती है कि जब आपके पास पैसा आता है, जब आपके पास पैसा आता है तब आप उसको क्रेडिट करते हैं, ये विड्रॉ में क्रेडिट करने। और दूसरा, अगर आप कोई भी एडिशन करते हैं रिजर्व्स के अंदर तब आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और नेगेटिव या फिर डेबिट साइड, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखें कि बीओपी के अंदर चेंज इन रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि रिजर्व्स का। इट मस्ट बी नोट दैट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स आर इंक्लूड इन करंट अकाउंट्स अंडर द हेड विजिबल आइटम्स एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या है इसका, अगर आप कोई एसेट्स खरीद लेते हैं, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेते हैं, कोई ऐसा एक्सवाइजर कोई बिल्डिंग वगैरह खरीद लेते हैं, तो वो उन्होंने कहाँ दिखा रखा है, उसको विजिबल आइटम्स के अंदर दिखा रखा है। कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको आप यहाँ पे दिखाएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात आपने ऊपर नहीं पड़ी है। इन्वेस्टमेंट करने का अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक 1 मार्क करके कोई बुरा नहीं कि जो आपकी कैपिटल गुड्स हैं आप उनको जो है करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करेंगे, ना कि उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके बैलेंसेस की बात करते हैं, जैसे कि हम करंट अकाउंट के ऊपर, तो जैसे कि हम आज तक करंट अकाउंट के ऊपर करते हुए आए हैं। द ट्रांजैक्शन विच लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइक रिसिप्ट्स ऑफ लोन फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। आपके पास क्या हो रहा है कि इनफ्लो जब बढ़ रहा है, वो उसके ऊपर बात करेंगे कि इनफ्लो कैसे बढ़ जाता है, कि रिसिप्ट्स ऑफ लोन फ्रॉम अब्रॉड, आप विदेशों से लोन लेते हैं, आप सेल कर देते हैं अपनी एसेट्स या फिर अपनी कंपनी के शेयर्स फॉरेन कंट्रीज़ को, और रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट और पॉजिटिव साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट या फिर पॉजिटिव साइड में कैपिटल अकाउंट के। सिमिलरली ट्रांजैक्शन विच लीड टू आउटफ्लो कैसे हो सकता है, अगर आपको रीपेमेंट करना पड़ जाए लोन, आपको एसेट्स को परचेज़ कर लेते हैं, किसी कंपनी के शेयर को परचेज़ कर लेते हैं, आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड होता है डेबिट और नेगेटिव साइड। द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इन द बैलेंसेज ऑन कैपिटल अकाउंट। बात करते हैं कब होगा, सरप्लस कब होगा। सरप्लस का सीधा सा मतलब ये है कि जब आपका क्रेडिट आइटम्स ज़्यादा होगा आपके डेबिट आइटम से, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल्स, ठीक है। देन वो आपको पढ़ाएगा फिर कि डेफिशिट कब होता है। डेफिशिट होने का सर जो पॉइंट होता है कि जब आपके डेबिट आइटम्स ज़्यादा हो जाएं आपके किससे, क्रेडिट आइटम्स, तो उसमें आप क्या दिखाते हैं, इंडिकेट करता है आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, नेट आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, ठीक है। देन वो बात करेगा इन एडिशन टू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट देयर इज़ वन मोर एलिमेंट इन बीओपी नोन एज। देखो आप क्या करें, एडिशन करते हैं अगर आप अपने करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को, तो उसमें एक और एलिमेंट आता है, वन मोर एलिमेंट बीओपी, किसको नाम से, एरर्स एंड ओमिशन। इट इज़ द बैलेंसिंग आइटम विच रिफ्लेक्ट द इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली। ये क्या दर्शाता है, ये उस चीज़ को दर्शाता है, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, उस अनियोग्यताओं को दिखाता है जिससे आप अपनी सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह से एरर एंड ओमिशन जैसी जो एलिमेंट का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। अगर इनके बीच के डिफरेंसेस की बात करते हैं कि देखिए किन किन चीज़ों को लिया गया है, जब आप बोरोइंग करते हैं, लैंडिंग करते हैं टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, जब आप विदेशों से पैसा आपके पास आता है, आप लोन वगैरह लेते हैं, तो आपके पास जो विदेशी मुद्रा वो आ रही होती है, फॉरेन एक्सचेंज जब आपका बढ़ रहा होता है, तब आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। अगर आप इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, विदेशी आपके देश में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप क्रेडिट होते हैं, ठीक है। अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, तब आप अपने आप को क्रेडिट दिखाते हैं। देन वो बात करेगा, अच्छा इससे क्या आता है, कैपिटल एसेट्स की बात यहाँ पे होती है। डेबिट आइटम्स क्या होते हैं, जब आप विदेशों को लोन देंगे, विदेशों में इन्वेस्ट करेंगे और आपका इंक्रीज़ हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उस टाइम पे आप उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल पेमेंट। अगर इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो ये है नेट बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि ये वाला बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड माइनस लैंडिंग टू अब्रॉड। नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ये नेट जब भी निकलता है नेट क्रेडिट, तो क्या निकलता है, एक तरीके से ये समझ लीजिए, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा कि आप अपने बेसिकली क्रेडिट आइटम्स में से डेबिट आइटम्स को दिखा रहे हैं। और यहाँ क्या आता है कि नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इससे आपका निकल के आता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये सरप्लस में जाएगा या फिर डेफिसिट में जाएगा। उसके बाद वो नेक्स्ट पेज पर आपको पढ़ाना चाहेगा कि बैलेंस ऑन करंट अकाउंट वर्सेस बैलेंस ऑन
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। अ डेफिशिएट इन करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट में कोई भी डेफिशिएट होता है, मस्ट बी सेटल बाय सरप्लस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप उसको कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सरप्लस होता है करंट अकाउंट में, मस्ट बी मैच बाय द डेफिशिएट ऑन द कैपिटल अकाउंट, वो किससे मैच कर जाएगा? आपके कैपिटल अकाउंट के डेफिशिएट से। आप इनके बीच के डिफरेंसेस पढ़ सकते हैं, डिफरेंसेस पढ़ सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी के दम पे, कंसेप्ट के दम पे, कंपोनेंट्स के दम पे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ब्रिंग अ चेंज इन द करंट लेवल ऑफ ए कंट्री, क्या कहता है? अ चेंज इन द कंट्री लेवल ऑफ अ कंट्रीज इनकम। और कैपिटल किस पे काम करता है? कैपिटल स्टॉक ऑफ ए कंट्री, यानी कि करंट अकाउंट करंट लेवल की जो चीज़ें हैं, चाहे वो विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल है, उन पे काम करता है। और कैपिटल अकाउंट बेसिकली कैपिटल स्टॉक के ऊपर काम करता है, ठीक है। कैपिटल स्टॉक ऑफ ए कंपनी, ठीक है, कैपिटल स्टॉक ऑफ ए कंट्री। कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर ये कहता है कि इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट, ये आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। एंड इट इज़ ए स्टॉक कंसेप्ट, ये एक नंबर के क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, और जो करंट अकाउंट है वो फ्लो कंसेप्ट है। कंपोनेंट्स की बात करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, और आप इसको भी ले सकते हैं इनकम, रिसिट्स एंड पेमेंट्स। कैपिटल की बात करते हैं तो आप बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स, या तो आप विदेशों को लोन देंगे या लोन लेंगे, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये तीन बेसिकली डिफरेंसेस, जो तीन कंपोनेंट्स हैं आपके, वो यहाँ पर उन्होंने बता दिए हैं। एंड नेक्स्ट है आपका ऑटोनोमस एंड द अकोमोडेटर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तो ऐसा लगता है क्वेश्चन पेपर रद्दी है, किसी ने अपनी मर्जी से बना के दे दिया। और इस डिफरेंसेस को आमतौर पर आपसे वो 3-3 नंबर में भी ना जाने 10 बार 20 बार, उन्होंने कितनी बार उसने आपसे इस चीज़ को पूछा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज दिस? द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज द, जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, या तो वो होती हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन या फिर वो होती हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। इनको डिस्कस करते हैं, डिटेल में इनको जानते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ये उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को ले रहा है इंटरनेशनल की, विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि आप यहाँ पे ऐसी ट्रांजैक्शंस को ले रहे हैं जिनका कोई इकोनॉमिक मोटिव है, और वो क्या कमाना चाहते हैं? प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सीधी सी बात है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जहाँ पे आप अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेते हैं जिनका बेसिक मोटिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, ठीक है। दीज आइटम ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और आप इसको भी बिल्कुल आराम से याद यहाँ रख सकते हैं कि अबव द लाइन आइटम्स। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये बिल्कुल फ्री हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं जो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में है, माइनस में है, बैलेंस्ड है, इन ट्रांजैक्शंस को उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फॉरेन कंपनी इज़ मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अगर एक विदेशी कंपनी जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका बेसिक एम क्या होगा? एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। Then such a transaction is independent of the country's BOP situation. Autonomous transaction take places on the both current and the capital accounts. ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हालत है, जो उसकी पोजीशन है, जो उसका स्टेट है, उससे बिल्कुल परे है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शंस में, चाहे वो करंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, दोनों की तरह ही ट्रांजैक्शंस में डील ये करता है। ऑन द करंट अकाउंट, merchandise export and imports of goods are autonomous transactions. On the capital account, receipts and payment of long-term loan by the private individual are autonomous transactions. यानी कि ये करंट अकाउंट की तरह की भी डील करता है कि आप एक्सपोर्ट करवा लो, इंपोर्ट करवा लो गुड्स को, उसके अलावा आपके पास पैसा आता है, आप पेमेंट करते हो लॉन्ग टर्म लोन्स की, जो कि आपने ऑल नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर से लिए या दिए हुए हैं, इस तरीके से वो बात करता है। एक बात और बात कीजिएगा कि सरप्लस ऑफ डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस कब होता है? जब आपकी रिसिट्स ज़्यादा होंगी आपकी, किससे? रिसिट्स आर मोर देन द ऑटोनोमस पेमेंट, जो पेमेंट करते हैं उससे रिसिट्स ज़्यादा होंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट कब डेफिशिएट होता है? तो डेफिशिएट होता है जब आपके रिसिट्स जो हैं वो लेस देन होंगी, किससे? ऑटोनोमस
पेमेंट से। इस बात को थोड़े से याद रख सकते हैं। तो ऑटोनोमस आइटम्स कौन से, ये उन ट्रांजैक्शंस को लेता है, उन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को लेता है बेसिकली जिनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना है, और वो हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उन्हें उससे कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसको अबव द लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शंस में डील करता है, आप चाहे वो करंट हो, ठीक है, या फिर वो कैपिटल हो। ठीक है, देन आप नेक्स्ट देखेंगे इसका अकोमोडेटिंग आइटम्स, और ये देखिए क्या है, इसके ऊपर पढ़ते हैं। ये कहता है कि रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शंस या रेफर्स टू द ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सच ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अगर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से आपको फ़ायदा होता है तो अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात की जाएगी। अगर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से आपको कोई भी डेफिशिएट होता है तो भी यहाँ पे अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात की जाएगी। यानी कि जो भी गैप पैदा होगा, चाहे वो सरप्लस का गैप पैदा हो या फिर वो डेफिशिएट का गैप पैदा हो, उस गैप को भरने के लिए आप जिन ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या फिर अकोमोडेटिंग आइटम्स यहाँ पे कहलाएंगे। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका सर दूसरा नाम है आपका बिलो द लाइन आइटम्स। जिससे पहले वाले क्या था, अबव द लाइन आइटम्स। तो यहाँ भी डिफरेंस, सबसे पहले आप इनके बीच में अगर डिफरेंस पढ़ते भी हैं तो आप इनकी डेफिनेशंस, इनके बीच का डिफरेंस पढ़ सकते हैं, जो कि आपको आगे मिलने भी वाला है। ठीक है, या आपका मीनिंग जो सबसे पहले उसका बेसिक डिफरेंस पड़ता है। दूसरा क्या हो जाता है इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स। ठीक है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे बात करते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर compensating capital transactions which are meant to correct the disequilibrium in the autonomous items in balance of payment। ठीक है, मतलब बात करते हैं जो भी आपको ये ट्रांजैक्शंस हैं इनका काम क्या होता है बेसिकली कि ये कैपिटल ट्रांजैक्शंस का सहारा लेते हैं, और ये उसकी मदद से जो भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से सरप्लस या डेफिशिएट वटएवर जो भी आता है ये उसकी भरपाई यहाँ पे करते हैं। ये कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ करंट अकाउंट डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट देन दिस डेफिशिएट इज सेटल बाय द कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड। आप इसको कैसे, जो सेट आपका जो डेफिशिएट हो रहा है इज सेटल बाय द कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड। तो उससे क्या कर सकते हैं, जो आपका इनफ्लो आता है जिसको आप क्रेडिट करते हैं विदेशियों से, चाहे वो लोन लेके आए या फिर अपनी कोई एसेट्स वगैरह बेच के आए, तो उससे आप इसकी भरपाई यहाँ पे कर सकते हैं। द सोर्सेज यूज टू मीट अ डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आर, देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज़। आपको जहाँ से मिल सकता है आप उसकी भरपाई यहाँ पे आमतौर पर कर सकते हैं। अगर सरप्लस है तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो एसेट्स खरीदने के लिए या फिर अपने पुराने लोन्स की रीपेमेंट करने के लिए। आई थिंक इस डिफरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपको 3 नंबर से लेकर 4 मार्क्स के बीच में हर साल मिलता है, और इस साल भी आपको आमतौर पर मिल जाएगा। सबसे पहले आप इसका डिफरेंस कर सकते हैं इसके मीनिंग के तौर पर। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिनका बेसिक मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना। ठीक है, और इनका बेसिक मोटिव क्या है कि ये अंडरटेक करते हैं, अंडरटेक टू कवर डेफिशिएट और सरप्लस इन द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से अगर कोई भी सरप्लस या डेफिशिएट पैदा होता है तो उसको कवर करने के लिए आप अकोमोडेटिंग आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इफ़ेक्ट की बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, तो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से लोग क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ना। कोई मतलब नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या हालत है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये अंडरटेक टू मेंटेन द बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। यानी कि अगर बीओपी में कोई भी ऊपर नीचे होता है, सरप्लस या डेफिशिएट है, तो उसके लिए अकोमोडेटिंग आइटम तैयार खड़े रहते हैं। करंट अकाउंट की बात करें तो ये दोनों को लेता है, बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, और इसके पास क्या सिर्फ ओनली कैपिटल अकाउंट। ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो अबव द लाइन आइटम्स, और उसको क्या कहते हैं, बिलो द लाइन आइटम्स। देन आपको इस पर बात करनी है लास्ट वाले पे। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस इन द अकाउंटिंग सेंस एज स्टेट बिफोर। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। एनी डेफिशिएट और सरप्लस क्रिएटेड थ्रू ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस इज करेक्टेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग सरप्लस और डेफिशिएट इन द अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। यानी कि बिल फटे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस पे और बिल भरेगा कौन, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो फाइनली आपको जो सिचुएशन है वो क्या मिलेगी, बैलेंस यहाँ पे मिल जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट, डिसइक्विलिब्रियम या फिर डेफिशिएट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब ये क्या है इसको देखते हैं।
देयर इज़ अ लिटिल पॉसिबिलिटी फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बी इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दिस इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ डेफिशिएट और एज अ सरप्लस। जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस इक्विलिब्रियम की, डिस इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, चीज़ें बैलेंस ना होनी। बैलेंस कब नहीं हो सकती, जब आपके देश में तो डेफिशिएट की प्रॉब्लम चल रही हो या फिर किसकी चल रही हो, सरप्लस की। अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट पोज मच ऑफ अ प्रॉब्लम, इससे कोई खास प्रॉब्लम तो होती नहीं है। हाउ एवर ए डेफिशिएट ऑफन क्रिएट्स डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। सरप्लस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, लेकिन डेफिशिएट से दिक्कत हो सकती है। तो डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक कब अराइज होता है, अराइज व्हेन टोटल इनफ्लो ऑफ अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। देख रहे हो आप क्या कह रहे हो, जो आपके इनफ्लो हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के, वो क्या हैं आपके, लेस देन हैं टोटल आउटफ्लो। टोटल आउटफ्लो व्हाट, टोटल आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। यानी कि जब आपका इनफ्लो जो है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से वो कम रह जाए आपके आउटफ्लो से, उस केस में आपको डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ टोटल इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एक्सेस टोटल आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस, दीज देन देयर इज सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। आप देख सकते हैं कि जो आपका इनफ्लो है, ठीक है, तो क्या मतलब है जो आपने पढ़ा, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि अगर आपका ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस का जो इनफ्लो है, देखिए आप ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस का जो इनफ्लो है वो ज़्यादा हो जाए आपके आउटफ्लो से, तो उस केस में क्या जनरेट होता है, आपका सरप्लस जनरेट होता है, ठीक है। और अगर कम हो जाएगा तो क्या जनरेट होगा, डेफिशिएट जनरेट होगा। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, द ट्रांजैक्शंस कैरिड ऑन बाय वन मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री विच कॉज चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व आर टर्म्ड एज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। नहीं, हाँ एक बार और पढ़ते हैं। द ट्रांजैक्शंस कैरिड ऑन बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ ए कंट्री, जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उससे जो है, मतलब जो ट्रांजैक्शन है उनको कौन निकाल करता है, जो पैसे से रिलेटेड अथॉरिटी हैं देश के अंदर। विच कॉज चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व, जिससे क्या होता है कि आपको जो ऑफिशियल रिजर्व है वो चेंज होता है एज टर्म्स एज द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। जब आपका रिजर्व घटे या बढ़े, ठीक है, जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आमतौर पर, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या फिर आपकी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मॉनेटरी या फिजिकल वटेवर जो भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या हो कि उसकी वजह से ऑफिशियल रिजर्व चेंज हो, तो उन ट्रांजैक्शंस को आप ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ऑटोनोमस रिसिट्स एंड ऑटोनोमस पेमेंट गिव राइज टू आइदर डेफिशिएट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देख रहे हो आप, ऑटोनोमस रिसिट्स की वजह से सरप्लस जनरेट हो सकता है और ऑटोनोमस पेमेंट की वजह से क्या जनरेट हो सकता है, तो ये आपके सरप्लस को बढ़ा देंगे या फिर वो आपके डेफिशिएट को बढ़ा देंगे, कुछ एक हो सकता है। द सेंट्रल बैंक में फाइनेंस बाय आर डेफिशिएट बाई रिड्यूसिंग रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। जो डेफिशिएट होता है उसके इसमें क्या होता है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है रिड्यूस होने लगता है। बोरिंग्स फ्रॉम मॉनेटरी अथॉरिटी लाइक IMF, आपको मजबूरन विदेशी लोगों से, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, इनसे आपको लोन लेना पड़ जाता है। द सेंट्रल बैंक में यूज सरप्लस टू परचेज फॉरेन सिक्योरिटी गोल्ड एक्सेट्रा विच मे रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द नेशन, ठीक है। ये काम वैसे बेसिकली RBI का होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम दाम में फॉरेन एक्सचेंज इन्होंने खरीद लिया है, गोल्ड खरीद लिया, ताकि ये फ्यूचर में अपने आप को बैलेंस बना के रख सकें अपनी इकोनॉमी के हिसाब से। चैप्टर आपका यहाँ पे डन होता है, ठीक है। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम मतलब पहले तो हम अपनी पूरी बुक शूट कर रहे हैं एज यूजुअली, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, फिर सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे एक्सेट्रा। यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स हमें साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके, और फिर हम आपको उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे देंगे। एंड दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।